फेलियर ना एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। फेलियर में आप अपने आप को छोड़ के बाकी हर किसी को ब्लेम करने लग जाते हो। सिलेक्ट होने के बाद कई सारी चीज़ दिमाग में आती है। कई बारी तो विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो गया। कई बार लगता है यार ये तो होना ही था। गेटिंग इनटू द सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं ये आपको शुरू से आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। नए लोग, नई कहानियां और नई सीख जोश टॉक्स एंड्रॉयड ऐप पर डाउनलोड करें अभी। Today I come here with a very, very, very simple idea. Dreaming about getting into the service is important. Getting into the service is also very important. But what is the real deal is what you do after getting into the service. Do you have that belief in yourself that you have what it takes to do well in the service? Good evening. My name is Rohit Rajbir Singh. I'm an IPS officer of the 2015 batch. And today I'm going to talk about the psychological edge that may make or break an officer. So I come from very mixed background. From my paternal side, everybody has been in the police. From my maternal side, everybody has been in the army. So the fascination with the uniform started pretty early. हर एक छोटे बच्चे को होता है यूनिफॉर्म में देख के किसी को कि अरे कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा लगता है, क्या काम करते हैं ये, मुझे भी जानना है। मेरे अंदर भी वही ललक थी। मैंने आर्मी के काम को बहुत क्लोजली देखा है, पुलिस के काम को बहुत क्लोजली देखा है बचपन से। What drew me towards the Indian police service was because my dad was in the police, so उनके काम को मैं बहुत बारीकी से देख पाया। He was a very famous officer. He was very famous for the things that he did. But सबसे ज़्यादा जो मुझे ख़ास बात ये लगी कि उनका कोई एक छोटा सा एक्शन कितनी सारी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट कर सकता है, कितनी सारी ज़िंदगियों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। तो मेरे लिए ये डिसाइड करना काफ़ी इजी रह गया। यूनिफॉर्म तो मैं पहनना शुरू से ही चाहता था। ये डिसाइड करना काफ़ी इजी रह गया कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। बट ऑब्वियसली हर बार जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। When I was in 11th, then a freak incident happened in which my dad passed away. कुछ घंटों में ही पूरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई। I had to grow up overnight, and then I had to think about what to do, not only about myself, but how to support my family. Probably I thought I have to let go of my dreams for the time being, at least I had to. तो सबसे पहला उस टाइम पे मोटिव क्या रह गया? एक अच्छा जॉब लेना है, कुछ पैसे कमाने हैं, फैमिली की सिचुएशन स्टेबलाइज करनी है, उसके बाद देखेंगे अपने बारे में अगर कुछ सोच सकते हैं तो। सो फॉर दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। जैसा कि हर कोई बच्चा आजकल डॉक्टर इंजीनियर बनने का सोचता है, मैंने भी उस टाइम ये सोचना शुरू किया कि ठीक है, इंजीनियरिंग सीम्स लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन, लेट्स गेट इनटू अ गुड कॉलेज, अच्छा डिग्री लेते हैं, अच्छा एक जॉब लेते हैं, उसमें काम करते हैं, सिचुएशन को स्टेबलाइज करते हैं। अगर सब कुछ ठीक गया देन वी विल रिविजिट माय ड्रीम। So I got into an engineering college, studied really hard for the first 2 years. जब तक थर्ड ईयर आया फैमिली की सिचुएशन भी धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगी। माय डैड्स पेंशन वाज देयर, और सब लोग धीरे धीरे हमसे जुड़ते भी गए हमारी मदद करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होने लगा कि अब शायद ये करेक्ट टाइम है कि मैं एक बार वापस घर पे आके बात कर सकूं कि अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकें तो मैं अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहता हूँ। मैं घर यही एक बात लेके गया और अपनी माँ से ये कहा मैंने कि मुझे अगर आप ये कहें कि हमारा घर 2 साल और इसी फाइनेंशियल कंडीशन से गुज़रते हुए भी चल सकता है, तो मैं ये 2 साल आपसे मांगना चाहूँगा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अगर नहीं होता है मैं वापस इसी टेक्निकल फील्ड में आ जाऊँगा और जो भी अच्छा जॉब मिलेगा मैं वो करूँगा, और फिर मैं दोबारा सिचुएशन स्टेबलाइज करके फिर दोबारा इसके बारे में कभी सोचूंगा। सर्विस
में आना, ये सपना तो मेरा बहुत शुरू से था, मेरी फैमिली को भी पता था, बट इतना सब हो गया था। और उसके बाद मेरा ये डिसाइड करना कि मैं अगर सर्विस में आना चाहता हूँ तो मैं आईपीएस एज अ फर्स्ट ऑप्शन भर के कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। ये मानने में, ये समझने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस था मेरी फैमिली में, बट उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला तुम्हें अगर ये वक्त चाहिए तुम बिल्कुल लो। अब ये कॉलेज का 4th ईयर था, हमने पढ़ना शुरू किया, और तैयारी जैसी तैसी थी, इतनी ज़्यादा शायद अच्छी नहीं रही होगी। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, बट मैं क्लियर नहीं कर पाया। अब ये समझिए कि उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि वक्त भी मैंने 2 ही साल का मांगा है, और उसमें से ये लगता है कि 1 साल बिल्कुल चला गया, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ मेहनत ही नहीं की है, या कुछ गेन ही नहीं किया है। तो फेलियर ना एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। फेलियर में आप अपने आप को छोड़ के बाकी हर किसी को ब्लेम करने लग जाते हो। अपनी फैमिली को ब्लेम करते हो, अपने स्टडी ग्रुप को ब्लेम करते हो, अपने टीचर्स को ब्लेम करते हो, अपने बुक्स को ब्लेम करते हो। यहाँ तक कि मैं बीच बीच में शाम में करोल बाग में एक जलेबी वाले भैया के पास जलेबी खाने आता था, मैंने उनको भी ब्लेम करना शुरू कर दिया कि यहाँ आपके पास में आता था तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। फेल होने की एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और सब एक साथ फेल हो जाएं तो बड़ा मज़ा आता है। कम से कम ये तो लगता है कि आप सब सेम ही बोट में हैं, कि अच्छा तू फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया, तो और कितने मार्क्स से फेल हुआ, तू भी 3-4 मार्क्स से, मैं भी 4-5 से, तो मतलब हम लोग सेम है। तू भी तेरी प्रिपरेशन में भी उतनी कमी है, मेरे में भी उतनी है, तो चलो साथ मिलके लेट्स मेक इट पॉसिबल दिस टाइम, कि दिस टाइम दिस ब्रिज ऑफ मार्क्स गेट्स कवर्ड। तो बहुत मज़ेदार तरीके की चीज़ है फेलियर। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि शायद गलती कहीं आप में तो नहीं है। ये आईना दिखाने वाला अगर कोई हो सकता है तो वो माँ हो सकती है, क्योंकि ये सब ड्रामा मैंने अपनी मम्मी के सामने छोड़ा कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, मेरी तो फुल तैयारी थी, कैसे नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला देखो तुम्हारे में कहीं गलती है। अम, ये रियलाइज़ होने में 1-1.5 महीना लगा। फिर मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड्स का ग्रुप था जिन्होंने, जो खुद भी तैयारी कर रहे थे, और हमारा वेवलेंथ भी सेम सा था। तो अब हमारे पास टाइम नहीं था कोचिंग करने का, हमारे पास, क्योंकि ललक थी क्लियर करने की, और वक्त सिर्फ 1 साल का। अब इसे 1 साल में आप या तो कोचिंग कर लीजिए, या फिर जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं कोचिंग काफ़ी अच्छा मानता हूँ अगर आपके पास वक्त है करने का। अगर उतना वक्त आपके पास नहीं है तो आप कोचिंग करेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम, 6-6, 7-7 घंटे एक दिन में उसमें निकल जाता है। हमारे पास उस तरीके का टाइम नहीं था, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड कर लेंगे। हम लोग आपस में सिलेबस डिवाइड करते, अपना अपना पार्ट पढ़ते, फिर अपना अपना पार्ट दूसरों को पढ़ाते। इस तरीके से डबल द सिलेबस हम लोग कवर कर पाए। करते करते फॉर्चुनेटली जो सेकेंड रैप था मेरा, उसके अंदर आई गॉट सिलेक्टेड, आई गॉट थ्रू। सेलेक्ट होने के बाद कई सारी चीज़ दिमाग में आती है। कई बारी तो विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो गया, कई बार लगता है यार ये तो होना ही था, मतलब ये तो होना ही था क्योंकि मैंने इतना तैयारी किया है, मैं इतना अच्छा हूँ। या कई बार लगता है यार कहीं ना कोई कुछ तो देख रहा होगा और उसने तुम्हें यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर दिया। बट जब सर्विस में आ जाते हो तो क्या लगता है, 1 साल में 150 आईपीएस ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। आप हो, आपके साथ वो और हैं, आप कैसे अलग हो उनमें। ये तो सिर्फ 1 साल की बात है। थ्रू द ईयर्स देखेंगे इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इतने सारे पोजीशंस हैं, आप कैसे उसमें अलग हैं। ये चीज़ आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम में क्लियर करने से पहले, वो पोजीशन लेने से पहले, तभी मैं शुरू से ये चीज़ कहता आया हूँ कि गेटिंग इन द सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं ये आपको शुरू से आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू फील द थिंग्स, you have to feel the impact that you think you may be making after you come into the service. Just because I'm in the service, obviously there are bound to be comparisons between me and my father. They happen all the time. But my father worked in a very different era, with very different ideas, with very different style of functioning. I have come here
with a very different set of ideas, as I'm going to tell you, and in a very different setting. बहुत ही शुरू से मैंने ये देखा है कि सर्विस जो है वो एक मीन्स है। लोगों का इंटेंशन ये रहता है, लोगों का एम ये रहता है कि बस एक बारी क्लियर हो जाए, उसके बाद तो लाइफ सेट है। उसके बाद जो भी कुछ होता रहेगा वो अपने आप ही ऑटो मोड में चलते रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो साइकोलॉजिकल एज जो आपको बाकियों से अलग बनाता है, क्योंकि इतने सारे ऑफिसर्स हैं, वो सिर्फ ये है कि अगर आपको पता है या आपके पास कुछ सपना है कि आप सर्विस में आने के बाद ये चीज़ करना चाहते हैं, तो ही आप कहीं ना कहीं शाइन कर पाएंगे। मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करता हूँ, बड़े बड़े काम अपने आप हो जाते हैं। लोग सर्विस में आने के बाद सोचते हैं कि हम ये बड़ा काम करेंगे, ये बड़ा काम करेंगे तो नाम होगा। मेरे लिए आइडियाज़ थोड़े अलग हैं। एक 65 ईयर ओल्ड मैन है और वो प्रीत विहार में रहते हैं। अब वो प्रीत विहार में रहते हैं, उनका एक बेटा लुधियाना सेटल्ड है, एक बेटी उनकी गुड़गांव सेटल्ड है, दूसरा बेटा उनका ब्राज़ील सेटल्ड है, और वो वहाँ अकेले रहते हैं। बेसिक क्या है, आपको ये सोचना है कि उनको क्या प्रॉब्लम है या उनके साथ क्या इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं उनके साथ? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि हफ्ते में कोई एक बार आके उनसे मिल ले। शायद उनके यहाँ बिजली काम नहीं कर रही है, शायद उनका पानी का नल नहीं काम कर रहा है, या शायद कोई ना कोई शरारती लोग रात में आके उनका घर बाहर से बंद कर जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें सिर्फ हैं। अगर वो आप उनकी बातें सुनेंगे, उनके पास तक जाएंगे, तो वो आपको अपने इश्यूज़ बताएंगे, आप पे कॉन्फिडेंस व्यक्त करेंगे, आप वो चीज़ सॉल्व करेंगे, तो वो एक बहुत ही सोशली कॉन्शियस इंडिविजुअल हो जाएंगे। उनका प्रॉब्लम सॉल्व है तब वो ध्यान देना शुरू करेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा अपना इंडिविजुअल स्फीयर में सब कुछ ऑल राइट है, बट मेरे साइड में मेरे जो नेबर्स हैं वहाँ कुछ मुझे शोर आता रहता है। क्या वहाँ पे कुछ वायलेंस हो रहा है, या क्या वहाँ पे उनको कुछ ऐसा इशू है जो मुझे रिपोर्ट करना चाहिए? अगर वो ये चीज़ सॉल्व कर पाते हैं, आपकी नॉलेज तक ले पाते हैं, तो आप लड़ाई जीतना शुरू कर चुके हैं। वो ठीक है, उनका नेबरहुड ठीक है। फिर वो आएंगे आगे सोसाइटी, वो देखेंगे कि उनकी सोसाइटी में कोई इशू तो नहीं है, वो आप तक लाएंगे, सोसाइटी को आप ठीक करेंगे। उसके बाद आपका पूरा पुलिस स्टेशन एरिया या जो भी आपका सब डिवीजन एरिया है, आप वो ठीक कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं बहुत ही उन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करता हूँ जिनका इम्पैक्ट अपने आप ही मल्टीप्लाई हो सके। इस पूरे टॉक में मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों में सपने होते हैं सर्विस के, देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड दैट। सर्विस में आना बड़ी चीज़ है, बट सर्विस में आके डायरेक्शनलेस हो जाना और भी बड़ी चीज़ है। आप में से कोई अगर सर्विस में आ जाए और उसके बाद डायरेक्शनलेस हो जाए, तो आपका लॉस है, आपकी सोसाइटी का लॉस है, आपकी कंट्री का लॉस है। उन्हीं ऑफिसर्स में से आप एक हो जाएंगे, आपको कोई नहीं जानेगा, आपके काम को कोई नहीं पहचानेगा। एक ही आपके पास ज़िंदगी है एंड यू हैव टू मेक एन इम्पैक्ट इन दैट ओनली। तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपके सामने फेलियर आया हो, 1 साल 2 साल की बात नहीं होती। मैं लकी था, सेकेंड अटैम्प्ट में निकल गया, शायद उसके बाद मैं चांस लेता भी नहीं या मिल नहीं पाता। लेकिन जो मेरे साथी हैं जो 2-2 3-3 4-4 साल 5-5 साल लगाते हैं ये सोच के कि अब तो इस स्ट्रीम में आ गए हैं और अब कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, वो कैसे मोटिवेटेड रहे? उनके पास ये मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि वो जानते हैं कि अगर एक बार वो सर्विस में आ सकते हैं, अगर आ जाएंगे, तो वो इतना बड़ा इम्पैक्ट इस सोसाइटी पे छोड़ के जाएंगे कि उनको याद किया जाएगा, उनके काम को याद किया जाएगा। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस डिस्कशन को, इस टॉक को मैं इन्हीं कुछ बातों से एंड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, किसी का स्ट्रगल छोटा या बड़ा नहीं है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ या आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा मेरा स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा नहीं है, आपका स्ट्रगल हो सकता है उतना ही टफ रहा हो। सबके लिए स्ट्रगल्स डिफ़िकल्ट रहते हैं। उससे बाहर आके, उससे आगे आके सोचना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़, किसी और को आप पे विश्वास होना हो, आपका खुद से विश्वास नहीं जाना चाहिए। अगर आप फेलियर आपके सामने, आप फेलियर्स को देख रहे हैं, तो सब लोगों का विश्वास आपसे हट जाएगा कि क्या कर रहा है,
इसको नहीं करना चाहिए, इसके बस की बात नहीं है। अगर आपका विश्वास आपके अंदर से हट गया तो आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि ध्यान से ये चीज़ ज़रूर सोचिए कि इतनी सारी पावर, इतनी सारी अथॉरिटी आपके पास आने वाली है जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं। उस चक्कर में ये ना भूल जाइए कि उतनी ही ज़्यादा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने वाली हैं। अगर आपको ये पता है कि आप सर्विस में आने के बाद क्या करना चाहते हैं, तो ही आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार अपने ऊपर ले पाएंगे और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.